तो आज हम बात कर रहे हैं 3 जनवरी 2026 की। वेनेजुएला में एक ऐसा अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन हुआ जिसके बाद वहां के राष्ट्रपति को पकड़ लिया गया। अब देखिए ये कोई छोटी-मोटी घटना नहीं थी। इस एक एक्शन ने आप कह सकते हैं पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिक्स के जो नियम हैं, उन पर एक नई बहस ही छिड़ दी है। तो चलिए इस पूरी घटना को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ज़मीन पर हुआ क्या था। फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की असली वजह क्या थी। इसके बाद देखेंगे कि दुनिया ने इस पर कैसे रिएक्ट किया और आखिर में समझेंगे कि इसका आगे चलकर क्या असर हो सकता है। तो कहानी शुरू होती है 3 जनवरी 2026 की सुबह। वेनेजुएला की राजधानी काराकास के ऊपर अचानक एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो जाता है। पहले तो वहां के लोगों को लगा कि शायद ये कोई मिलिट्री ड्रिल या कोई अभ्यास वगैरह होगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में साफ हो गया कि ये मामला कोई और है। मतलब जिस स्पीड से और सटीकता से ये ऑपरेशन हुआ, वो वाकई हैरान कर देने वाला था। सब कुछ अंधेरे की आड़ में सिर्फ कुछ ही घंटों में पूरा कर लिया गया। आसमान में जो जेट्स और हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, वो वेनेजुएला के नहीं थे और देखते ही देखते राजधानी के कई हिस्सों की बिजली गुल हो गई। पूरा शहर अंधेरे और कंफ्यूजन में डूब गया। और ये कोई साधारण ऑपरेशन नहीं था। ये एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ मल्टी लेयर्ड अटैक था। मतलब इसमें साइबर हमले भी थे, जिसे वेनेजुएला के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से जैम कर दिया गया था। एक तरह से उसे डिजिटल दुनिया में अंधा और बहरा बना दिया गया था। और इसकी तैयारी कोई रातों रात नहीं हुई थी। महीनों पहले से कैरेबियन में अमेरिकी सेना का जमावड़ा शुरू हो गया था। बड़े-बड़े डिस्ट्रॉयर्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स, यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर भी वहां पर मौजूद था। और फिर कंफर्मेशन, वो भी किसी डिफेंस डिपार्टमेंट या पेंटागन से नहीं आया था। सीधा अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। बस इसी एक पोस्ट ने दुनिया के सामने पूरी तस्वीर साफ कर दी। और आप समझ सकते हैं इस एक पोस्ट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। अब इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी कि वॉशिंगटन से कोई ऑफिशियल बयान आए। और जब बयान आया तो वो युद्ध के बारे में था ही नहीं, वो था अपराध के बारे में। जी हाँ, अमेरिका ने इसे हमला मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। देखिए, अमेरिका का जो पूरा केस था, उसका मेन पिलर था वेनेजुएला को एक नार्को स्टेट बताने का। मतलब एक ऐसा देश जिसकी सरकार खुद ड्रग्स के गैर कानूनी व्यापार में शामिल है और उससे पैसा कमा रही है। उनका सीधा आरोप था कि कोलंबिया से जो कोकेन आता है, वो वेनेजुएला के रास्ते अमेरिका पहुंचता है और इसमें वहां की सरकार का पूरा हाथ है। और अपने इस तर्क को और मजबूत करने के लिए अमेरिका ने राष्ट्रपति मादुरो पर लाखों डॉलर का इनाम भी रख दिया था। सोचिए, उन्हें एक देश के राष्ट्रपति के तौर पर नहीं, बल्कि एक वांटेड क्रिमिनल, एक भगोड़े के तौर पर देखा जा रहा था। ये पूरी कोशिश थी एक नैरेटिव बनाने की कि ये कोई जंग नहीं है, ये तो बस एक अपराधी को पकड़ने का ऑपरेशन है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस में भी अमेरिका ने हमला या आक्रमण जैसे शब्दों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। उनका बार-बार यही कहना था कि अमेरिकी सेना ने किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया है, बल्कि वो तो एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तरह काम कर रही है, जो अंतरराष्ट्रीय अपराधियों को पकड़ रही है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। बहुत से एक्सपर्ट्स और देश अमेरिका की इस ऑफिशियल स्टोरी को मानने से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। उनका इशारा कुछ और है, जैसे कि ऐसी वजह जिनकी जड़ें संसाधनों और ग्लोबल पावर की लड़ाई में बहुत गहरी हैं। ये जो नंबर है, यह वेनेजुएला में मौजूद कच्चे तेल का भंडार, 300 अरब बैरल। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा तेल का भंडार है। जी हाँ, सबसे बड़ा। अगर इसे पर्सपेक्टिव से देखें तो वेनेजुएला का जो तेल भंडार है, वो सऊदी अरब से भी बहुत ज्यादा है और अमेरिका के अपने तेल भंडार से तो करीब 10 गुना ज्यादा है। और ये सिर्फ तेल नहीं है, ये है भारी कच्चा तेल, जिसकी जरूरत अमेरिकी तो रिफाइनरी को बहुत ज्यादा पड़ती है। We're going to be taking out a tremendous amount of wealth out of the ground. And it goes also to the United States of America in the form of reimbursement for the damages caused us by that country. देखिए, मामला सिर्फ तेल का नहीं है। असली खेल तो इस बात का है कि तेल बेचा किस करेंसी में जा रहा है। दुनिया में ज्यादातर तेल का व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। इसे ही पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं। और ये अमेरिका की इकोनॉमिक पावर का एक बहुत बड़ा आधार है। अब वेनेजुएला क्या कर रहा था? वह वो चीन को युआन में तेल बेच रहा था, रूस के साथ दूसरे सौदे कर रहा था। मतलब वो इस पेट्रो डॉलर सिस्टम को सीधी चुनौती दे रहा था। और इतिहास में हमने देखा है
जिसने इस सिस्टम को चुनौती दी, उसे इसके नतीजे भुगतने पड़े हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वेनेजुएला अमेरिका के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल दुश्मनों यानी चीन, रूस और ईरान, इनके साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा था। और ये सब कहाँ हो रहा था? ठीक अमेरिका के पड़ोस में, जिसे वो हमेशा से अपना बैकयार्ड यानी अपना इलाका मानता है। तो अमेरिका के लिए ये ऐसा था जैसे कोई दुश्मन आकर आपके घर के ठीक बगल में बैठ जाए। जाहिर है, ये एक बहुत बड़ी चिंता का सबब था। तो जैसे ही ये खबर दुनिया में फैली, पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी एक कह सकते हैं 2 हिस्सों में बँट गया था। एक दूसरे के खिलाफ। दुनिया भर से जो रिएक्शन आ रहे थे वो एकदम एक दूसरे से उलट थे। यहाँ पर एक बंटवारा साफ दिखता है। एक तरफ रूस, चीन जैसे देश थे जो इसे सीधे-सीधे एक हमला और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बता रहे थे। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके कुछ साथी देश थे जो इसे सही ठहरा रहे थे। और एक दिलचस्प बात देखिए, वेनेजुएला का जो विपक्ष था, जिसे अमेरिका सपोर्ट करता था, वो इस पूरे मामले पर एकदम खामोश रहा। इन सब में से उत्तर कोरिया का रिएक्शन सबसे ज्यादा तलब था। वहां के लीडर किम जोंग उन ने अमेरिका को एक सीधी और पर्सनल वार्निंग दी। उन्होंने मदुरो को अपना दोस्त बताया और धमकी दी कि अगर उसे तुरंत नहीं छोड़ा गया तो इसके गंभीर अंतर्राष्ट्रीय परिणाम हो सकते हैं। और ये सब हमें आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल की तरफ ले आते हैं। इस एक्शन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकता है? क्या ये किसी नए दौर की शुरुआत है? देखिए, इस ऑपरेशन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को पूरी तरह से बाईपास कर दिया। जो देशों की संप्रभुता यानी सोवरेनिटी का सिद्धांत है, उसे ताक पर रख दिया। इससे चिंता ये बढ़ जाती है कि कहीं हम उस दौर में वापस तो नहीं जा रहे जहां नियम कानून नहीं बल्कि सिर्फ ताकत की चलती है। एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि इससे एक बहुत खतरनाक मिसाल एक प्रेसिडेंट सेट होता है। ये इस बात को नॉर्मल बना देता है कि अगर आपको किसी देश की सरकार पसंद नहीं तो आप अपनी मिलिट्री भेजकर उसे बदल सकते हैं। मतलब ये सत्ता परिवर्तन का जो आइडिया है वो नॉर्मल हो जाता है। और ये एक तरीके से साम्राज्यवाद के दौर की वापसी का खतरा पैदा करता है। जैसा कि यूएन में एक रूसी प्रतिनिधि ने कहा, ये जो खतरे की घंटी है, ये सिर्फ वेनेजुएला के लिए नहीं है, ये दुनिया के हर देश के लिए बज रही है। संदेश साफ है कि अगर किसी की संप्रभुता का इस तरह से उल्लंघन हो सकता है, तो फिर कोई भी देश असल में सुरक्षित नहीं है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। और अंत में ये घटना दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि अगर किसी देश के चुने हुए मौजूदा राष्ट्रपति को इस तरह से जबरदस्ती हटाया और अगवा किया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल पर खेल के नियम ही बदल गए हैं। और अब सवाल हर किसी के मन में यही है कि अगर आज वेनेजुएला है, तो कल अगला नंबर किसका हो सकता है?